दिल्ली सल्तनत एक ऐसा नाम जो सदियों तक हिंदुस्तान पर छाया रहा, लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। और इस सल्तनत का जो आखिरी अध्याय था वही बना मुगल साम्राज्य की पहली सुबह। तो आज हम बात करेंगे लोदी वंश की, वो दौर जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। अब देखिए 1451 से 1526, कुल मिलाकर सिर्फ 75 साल। सुनने में शायद ये ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन भारतीय इतिहास में ये 75 साल एक पुल की तरह हैं। एक ऐसा पुल जो एक बहुत बड़े पुराने युग यानी दिल्ली सल्तनत को एक बिल्कुल नए और भी ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य मुगल साम्राज्य से जोड़ता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक सल्तनत है जो अब कमजोर पड़ रही है। 15वीं सदी का दौर है और सैयद वंश का शासन कह सकते हैं लड़खड़ा रहा है। दिल्ली में एक पावर वैक्यूम, एक शक्ति का शून्य सा बन गया था। और जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में ऐसा शून्य कभी ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता, कोई ना कोई उसे भरने आ ही जाता है। और देखिए, इस मौके का फायदा किसने उठाया? लोदियों ने। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। लोदी वंश दिल्ली पर राज करने वाला पहला अफगान या कहें पठान वंश था। ये कोई तुर्क या मंगोल शासक नहीं थे जैसा कि पहले होता आया था। नहीं, ये अफगान सरदारों का एक गुट था जो साथ आया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इस नए वंश का चेहरा कौन था? इसका नेतृत्व किया बहलोल लोधी ने। वो कोई शाही खानदान से नहीं था, बल्कि पंजाब का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर था। उसने दिल्ली की कमजोर होती हालत को भांप लिया और बस सही मौके पर अपनी चाल चली और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। बहलोल ने करीब 38 साल तक राज किया, जो एक लंबा समय है। और उसका सबसे बड़ा काम क्या था? सल्तनत को फिर से ऑर्गेनाइज करना, उसे एक साथ लाना। मतलब एक अस्थिरता के दौर के बाद वो स्थिरता तो ले आया, पर इसकी एक कीमत थी। उसकी पूरी ताकत टिकी थी उसके अफगान सरदारों के समर्थन पर। वो एक कह सकते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स था, एक ऐसा सुल्तान जिसे राज करने के लिए लगातार अपने साथियों को खुश रखना पड़ता था। अब बहलोल के बाद आया उसका बेटा सिकंदर लोधी, और यहीं से लोधी वंश अपने पीक पर, अपने चरम पर पहुंच गया। इसको ऐसे समझिए कि अगर बहलोल ने सिर्फ नींव रखी थी, तो सिकंदर वो शख्स था जिसने उस नींव पर एक शानदार, मजबूत इमारत खड़ी की। सिकंदर लोदी को इस वंश का सबसे काबिल सुल्तान माना जाता है, और वजह भी साफ है। अपने पिता के उलट उसने सरदारों पर अपनी पकड़ मजबूत की, एक सेंट्रलाइज सरकार बनाई। और इस मजबूती का असर देखिए, उसने खेती किसानी और रेवेन्यू में सुधार किए, जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया, और हां, 1504 में आगरा शहर की नींव रखी। वही आगरा जो आगे चलकर मुगलों की भी राजधानी बना। सच कहें तो उसका शासनकाल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल। लेकिन जैसा कि कहानियों में अक्सर होता है, शिखर के बाद ढलान जरूर आती है। सिकंदर के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा इब्राहिम लोधी, और बस यहीं से कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। वो सारी स्थिरता, वो सारी मजबूती जो सिकंदर ने बनाई थी, अब बिखरने वाली थी। तो आखिर गड़बड़ हुई कहां? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जहां सिकंदर लोदी अपने सरदारों को साथ लेकर चलता था, वहीं इब्राहिम लोदी वो बड़ा ही कठोर और अहंकारी निकला। उसने उन्हीं अफगान सरदारों की सरेआम बेइज्जती करनी शुरू कर दी, जो इस वंश की रीढ़ की हड्डी थे। अब समझिए, अफगान कबीलाई सिस्टम में सरदार खुद को सुल्तान के बराबर ही मानते थे। तो ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये खुली चुनौती थी। और इब्राहिम की इन हरकतों का नतीजा बहुत सीधा और बहुत विनाशकारी था। एक एक करके अपमानित सरदारों ने बगावत कर दी, और फिर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और कुछ दूसरे नाराज सरदारों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सचमुच हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। और वो एक न्योता एक ऐसे निर्णायक टकराव की वजह बना जो सिर्फ लोदी वंश का ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत के भविष्य का फैसला करने वाला था। इतिहास के उस स्टेज का नाम था पानीपत का मैदान। साल था 1526। पानीपत के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने थीं। अब देखिए, इब्राहिम लोधी की सेना गिनती में बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था जो लोधी के पास नहीं था। वो थी तोपें, यानी बेहतर आर्टिलरी, और एक कहीं बेहतर वॉर स्ट्रैटेजी। बाबर की तोपों ने लोधी की परंपरागत सेना को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इब्राहिम लोधी लड़ते लड़ते मैदान में ही मारा गया।
ये एक डिसाइसिव विक्ट्री थी। पानीपत की लड़ाई का जो नतीजा निकला वो फौरन सामने आया और बहुत गहरा था। ये सिर्फ एक सुल्तान की हार नहीं थी, ये एक पूरे के पूरे युग का अंत था। एक ऐसा अंत जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, सिर्फ एक लड़ाई और सब कुछ बदल गया। लोधी वंश का खात्मा हो गया, उसके साथ ही 500 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत वो भी खत्म हो गई, और उसकी राख से हिंदुस्तान में एक नए और भी ज्यादा ताकतवर साम्राज्य की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम था मुगल साम्राज्य। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वंश गिरा कैसे? मशहूर इतिहासकार सतीश चंद्र इसका निचोड़ बताते हैं। वो कहते हैं कि लोधी वंश का पतन किसी बाहरी हमले से ज्यादा उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरी का नतीजा था। बाबर तो बस एक कैटलिस्ट था, एक बाहरी वजह। असली संकट तो लीडरशिप का था। इब्राहिम लोधी अपने ही लोगों का, अपने ही सरदारों का भरोसा खो चुका था, और बस इसी ने बाबर के लिए दरवाजा खोल दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या लोधी वंश का पतन सिर्फ एक इंसान, एक शासक की बेवकूफ़ी और अहंकार की वजह से हुआ, या फिर क्या उनका समय बस पूरा हो चुका था? एक ऐतिहासिक जरूरत थी जहां एक पुराने साम्राज्य को गिरना ही था ताकि एक नई शक्ति उसकी जगह ले सके।